बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयंस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सादा अल्फाज में अगर बात को कहा जाए तो हमारे पास एक मोल गैसियस आयंस को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया जाए कि फर्दर अगर हम उसे डाइल्यूट करें तो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो और ना ही इवॉल्व हो। इस तरह के सॉल्यूशन को हम इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन आयंस को अगर हम पानी के अंदर ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, वाटर जो है वो हमारे पास उसको अपने साथ अटैच करेगा। इस अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, डेट इज़ इक्वल टू -1075 किलो जूल पर मोल। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन क्या है कि हमारे पास जितना किसी आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे सोडियम के ऊपर +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही उस आयन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इस तरह से इन दोनों के दरमियान, चार्ज एंड आयन और हाइड्रेशन एनर्जी के दरमियान रिलेशन हुआ डायरेक्ट। मतलब चार्ज ऑन आयन ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। जितना साइज ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास चार्ज उतने ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड होगा। इस तरह से चार्ज उतना ही था लेकिन साइज़ अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फिर वो वाला जो आयन है उसको अगर बड़े साइज़ में है तो उसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्शन कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इस तरह से साइज ऑन आयन, इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी के साथ रिलेशन बना वो बना इनवर्स रिलेशन। साइज ऑफ आयन ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। अब हम इन फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इन फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें तो एक है चार्ज और दूसरा है साइज। इन दोनों के अगर हम रेशो लें तो हमारे पास बनती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी को आप अगर फिजिक्स में या मैथ में देखते हैं तो डेंसिटी इस चीज़ की इक्वल कहते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी किस चीज़ की इक्वल है? चार्ज डेंसिटी इक्वल है चार्ज ऑन आयन ओवर साइज ऑफ आयन। इसमें अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर साइज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इस चार्ज डेंसिटी से हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है वो हमने ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे पास जो अट्रैक्शन है बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उतनी ज़्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, उतनी एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके बरअक्स अगर देखें कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो, चार्ज डेंसिटी कम होने से अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और आयन जो है वो कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो हमारे पास ये थी हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन विद चार्ज डेंसिटी। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें चार्ज डेंसिटी को हम रिलेट करेंगे किसके साथ? लेटेस्ट एनर्जी के साथ। चार्ज जो है वो हमारे पास डेंसिटी और हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लेटेस्ट एनर्जी को सबसे पहले अगर आप डिफाइन करें तो वो किस तरह से है? लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ए क्रिस्टलाइन कंपोनेंट इनटू इट्स आयंस। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ तो आपने चैप्टर 4 के अंदर भी लेटेस्ट एनर्जी पढ़ा था।
उसमें आपने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी थी कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड को अगर हम जो है वो उसके गैसीय साइंस सोडियम पॉजिटिव गैसीय साइंस प्लस क्लोराइड गैसीय साइंस में कन्वर्ट करें, ऐसा करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल जो डिस्कस कर रहे हैं वो पोटाशियम क्लोराइड के कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर हम उसके गैसियस साइंस में आइसोलेटेड आइंस में कन्वर्ट करने चाहते हैं तो इसके लिए जो जितनी एनर्जी दरकार होगी उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। इसको समझने के लिए हम एक क्रिस्टल लेटस जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये एक क्रिस्टल लेटस है जिसमें हमारे पास पोटाशियम आइंस क्लोराइड आइंस ये आपस में इस तरह से अपोजिट प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारे पास पोटाशियम के बाद क्लोरीन, उसके बाद फिर पोटाशियम, उसके बाद क्लोरीन, इस तरह से हमारे पास ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब इसमें प्रेजेंट है तो इसमें दो तरह की फोर्सेस इस वक्त अमल कर रही हैं। एक वो वाली फोर्सेस हैं जो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पोटाशियम आइंस और क्लोराइड आइंस के दरमियान ये वाली फोर्सेस हैं। इस तरह की जो फोर्सेस हैं इस फोर्सेस को हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी तरह की जो फोर्सेस हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इस वाटर मॉलिक्यूल की जो फोर्स है जो इस क्लोरीन के साथ लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी है। मतलब हमारे पास ये क्लोरीन आयन को ये वाटर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट कर रहा है ये हाइड्रेशन एनर्जी है। अब हमारे पास इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या होगा, अगर हमारे पास क्या हो कि ये वाली जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एनर्जी जिस एनर्जी के साथ यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसके आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव है इस पोटाशियम को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाली जो हाइड्रेशन एनर्जी है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम लेटेस्ट एनर्जी कह रहे हैं इससे ज़्यादा हो। मैं दोबारा से कंक्लूड करता हूँ कि अगर हमारे पास ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है इस लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा हो तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल लेगा, उस क्रिस्टल लेटस में से उसको बाहर निकाल के उसको सराउंड कर लेगा। जब वो सराउंड करेगा तो सराउंड करने के नतीजे में हमारे पास जब ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा थी तो हमारे पास जब इसे सराउंड करेगा तो इस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी, रिलीज़ होगी। जब ये रिलीज़ होगी तो रिलीज़ होने के नतीजे में हमारे पास जो सोल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी। तो हमारे पास इस पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, इफ़ द लेटेस्ट एनर्जी इज लेस देन द हाइड्रेशन एनर्जी देन डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसके बरकस अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास ऐसा हो कि यहाँ पे जो मौजूद लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा हो और यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट अट्रैक्शंस हैं जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं ये वाली एनर्जी कम हो, फिर क्या होगा, ये हमारे पास जो सोल्यूट है जो सॉल्वेंट है इस सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकेगा क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब ये सिस्टम बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये वाला जो हमारे पास सॉल्वेंट है इस सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, बाहर निकाल सकेगा। जब सिस्टम ने बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक इन नेचर होगा। स्टेप को पढ़ते हैं, इफ लेटेस्ट एनर्जी इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी देन डिसोल्यूशन ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये था हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जिसका हमने रिलेशन पढ़ा किसके साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ और लेटेस्ट एनर्जी के साथ। ये टॉपिक पढ़ा यहाँ पे ख़त्म हुआ।